अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रिमिनल साइकोलॉजी का कि फ़िज़िकल रिएक्शन आफ्टर असॉल्ट एंड विक्टिमाइजेशन। एक बंदा जब असॉल्ट हो जाता है, उस पर जब हमला होता है या उसे विक्टिमाइज़ किया जाता है, उससे कोई चीज़ ले ली जाती है या उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, तो इससे उसके दिमाग पर कैसे असरात पड़ेंगे। विक्टिमाइजेशन फ़िज़िकल रिएक्शन following assault and victimization can vary greatly depending on individual, the nature of the assault, and other factors such as pre-existing mental health condition and support system. However, there are some common reactions that many victims may experience. एक बंदे को जब विक्टिमाइज़ किया जाता है तो ये डिपेंड करता है कि वो बंदा कैसा है, वो मर्द है, वो खातून है, वो बच्चा है, या फिर उसको किस तरह का जो है विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाया गया है। क्या उससे डाके के केस में या उसे रेप किया गया है, ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ़ तरह के क्राइम में। अगर उसको रेप किया गया है तो ज़ाहिर है इसका जो असर है वो ज़्यादा सख्त होगा बनिस्बतन कि उससे चोरी की गई हो, उससे डाका किया गया हो, उससे कोई चीज़ छीनी गई हो। और मुख्तलिफ़ रिएक्शन में जो सबसे अहम रिएक्शंस है, जो सबसे प्रोमिनेंट होते हैं, जो ज़्यादातर लोगों में होते हैं, वो है ट्रॉमा, फिज़िकल डैमेज टू देयर बॉडी, इमोशनल वॉन्ड्स, शॉक कॉज्ड बाय द वायलेंस अगेंस्ट देम। उन पर जब तशद्दुद किया जाता है तो उससे उनको जो झटके लगते हैं, जैसे कि आपको अगर मारा गया है या आपको सर पर मारा गया है, तो इससे आपका जो पूरा सिस्टम है वो बहुत हद तक डैमेज हो जाता है। और ये जो डैमेज है ये एक अरसे तक होती है। ये घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं, हफ्ता भी हो सकते हैं, महीना भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि बंदा कौन है, वो किस तरह की मेंटेलिटी रखता है, क्या वो कमज़ोर बंदा है या वो स्ट्रॉन्ग बंदा है। अगर वो स्ट्रॉन्ग बंदा होगा तो अगर वो मुसीबत में भी होगा तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त करेगा। वो हो सकता है कि किसी को बताए बिना कि वो विक्टिम बन चुका है। फ़िज़िकल ट्रॉमा जो है इसमें मुख्तलिफ़ तरह से बॉडी को नुकसान पहुंचाया गया होता है फ़िज़िकली। सीरियस इंजरीज और शॉक टू द बॉडी इज़ अ फॉर्म ऑफ मेजर एक्सीडेंट। विक्टिम में हैव कट्स, ब्रूजेस, फ्रैक्चर्ड आर्म और लेग और internal injuries. They may have intense stress reaction, their breathing, blood pressure, heart rate, and other muscle issues. They may feel exhausted but unable to sleep. They may have headaches, increased or decreased appetite और digestive problems. इनको जो है हार्ट रेट का मसला हो सकता है, इनकी हार्ट बीट कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, इनकी सांस जो है वो रुक सकती है फॉर अ टाइमिंग, मतलब सांस का मसला इन्हें आ सकता है। आस्थमा का जो मसला होता है ये भी इन्हें हो सकता है। इनके जो बॉडी के पार्ट्स है, हड्डियाँ, वो भी फ्रैक्चर हो सकती है। इनके मसल्स जो है वो भी टाइट हो सकते हैं, कि जैसे कि वो जोड़ों के मरीज़ों की तो बहुत अलग होते हैं, लेकिन वो भी मेंटली रिलेटेड बात है कि इंसान जब मेंटली ये सोचता है कि मेरे पैर जो है वो फंस गए हैं या मेरे हाथ फंस गए हैं, मसल्स जो हैं, तो वो एक्चुअली में अगर फंसे ना भी हों तो वो फंस जाते हैं, मतलब टाइट हो जाते हैं और हाथ जो है ना हिल रहा होता है, ना उसे आप खोल सकते हैं बेहतर अंदाज में। और इसके अलावा सर में दर्द होता है और भूख बहुत ज़्यादा लगती है या फिर भूख नहीं लगती। और भूख इस तरह से नहीं लगती कि बिल्कुल इंसानी किस्म का बहुत हपसा होता है। और नॉर्मली ये मैंने ख़ुद भी देखा है कि कभी कभार इंसान की एग्ज़ाम की टेंशन की या किसी भी टेंशन की वजह से भूख नहीं लगती, तो इन मसाइल में भी भूख की या लगने या ना लगने के जो मसले हैं वो हो सकते हैं। लेकिन कभी कभार भूख ज़्यादा लगने की वजह ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मसला हो। कभी कभार एक बंदा जो है उसे भूख इसलिए भी लगती है कि उसके पेट में कीड़े हों, और भी बहुत सारे रीज़न है। वो जिम जाता हो, जिम की वजह से बंदा बहुत ज़्यादा खाना खाता है। ये है हमारे साथ फ़िज़िकल ट्रॉमा। अब आते हैं मेंटल ट्रॉमा। मेंटल ट्रॉमा में ऐसा होता है कि इंसान एंजाइटी का शिकार हो जाता है या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, पैनिक अटैक्स आते हैं उस पर फियर तारी हो जाता है, इंसोम्निया, डिसबिलीफ, एंगर। एंजाइटी और डिप्रेशन में ये फ़र्क है कि एंजाइटी जो है वो कम वक्त के लिए होती है, वो आने वाले मसले के लिए भी हो सकती है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम है और आपको एंजाइटी हो सकती है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, विच इज़ समहाउ पॉजिटिव, बल्कि पॉजिटिव है, क्योंकि आपके अंदर अगर एंजाइटी नहीं होगी तो फिर आप पढ़ेंगे नहीं।
जब हम रील्स देख रहे होते हैं तो हम परेशान होते हैं कि हमारा अगले दिन एग्ज़ाम है, तो ये एक्चुअली एंजाइटी होती है। जबकि डिप्रेशन जो है ये ज़्यादा अरसे के लिए होता है और ये पास्ट से रिलेटेड होता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आगे भी उसके असरात हो सकते हैं। और ये जो है डिप्रेशन ये 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त के लिए होता है। और पैनिक अटैक जो है इसमें बंदे पर दौरे आते हैं। एपिलेप्सी का शिकार भी हो सकता है। जो एपिलेप्सी जो है इसमें बंदे का दिमाग अचानक उस पर दौरा आ जाता है और वहीं पे गिर जाता है। इसके अलावा उसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा अचानक आ सकता है, गुस्से का दौरा भी पड़ सकता है कि अचानक वो चीखने चिल्लाने लग जाए। उसे डर ऐसा लग सकता है कि वो बिल्कुल हर बंदे से डरे, क्योंकि एक बार उसे एक बंदे ने फॉर एग्ज़ाम्पल उसे असॉल्ट किया गया है एक दाढ़ी वाले मर्द ने, तो हर दाढ़ी वाले मर्द से फिर उससे डर लगता है। आई एम सो सॉरी टू से। इंसोम्निया, उसे नींद नहीं आती। डिसबिलीव, किसी पर भी फिर वो भरोसा नहीं करता। अगर उसे एक मर्द ने हिरास किया है फिर उसे तस्वीर में भी मर्द से डर लगता है। और इसके अलावा एंगर, उसे गुस्सा आता है। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है इसमें एक बंदे को नींद नहीं आती जब वो विक्टिमाइज़ हो जाता है। नींद आने के साथ साथ उसे फ्लैशबैक्स आते हैं कि काश वो फलाना काम कर लेता जिससे वो बच जाता, काश वो फलाना काम कर लेता, मैं क्या कर सकता था कि जिससे मैं बच जाता। वो इस तरह का सोचता है और उससे गुस्सा भी अपने आप पर आता है और बहुत शदीद गुस्सा आता है। मेमोरी का मसला होता है, वो जो है बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है और भूलता रहता है। आप उसे पानी दे दो तो थोड़ी टाइम बाद जो है पानी का गिलास भरा हुआ होगा, लेकिन उसे लगेगा कि मैं पानी पी चुका हूँ या चुकी हूँ। इसके अलावा ये जो है पहला 1 महीना जो है इस तक होता है। 1 महीने तक ये मसला एक विक्टिमाइजेशन के बाद होता है। जब ये 1 महीने से बढ़ जाए तो इससे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। सेकेंडरी इंजरीज, सेकेंडरी इंजरीज़ वो इंजरीज़ होती है जो कि उससे बाद में लगती है। व्हेन अ विक्टिम डू नॉट रिसीव द सपोर्ट एंड द हेल्प दे नीड आफ्टर द क्राइम, जब वो शिकार हो जाता है, विक्टिम बन जाता है, उसके बाद जो सपोर्ट उसे चाहिए होता है जब उसे वो नहीं मिलता तो ये सेकेंडरी इंजरीज़ की शक्ल ले लेता है। जैसा कि दे मे बी हर्ट बाय अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम फ्रेंड फैमिली, ये हाल है हमारे यहाँ हर बंदा रोमांटिक बना हुआ है माशाल्लाह। दे मे हर्ट बाय अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड, लोग जो है इसके दोस्त वगैरह अहबाब ये इसे समझ नहीं पाते, ये इसे उस तरह से प्यार नहीं दे पाते जो इसे चाहिए होता है। इसे आइसोलेशन में रहने दे दिया जाता है, ये आइसोलेशन में चला जाता है, या फिर इसे विक्टिम ब्लेमिंग का शिकार बनाया जाता है। इसे कहता है कि आपको रात के वक्त बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी, आप लड़की है, इस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे मोबाइल पर उल्टी सीधी बातें किसी ने सुनाई है तो फिर उसे ये डर रहता है कि मुझसे मोबाइल ना ले लिया जाए, या फिर उसे मोबाइल ले भी लिया जाता है कि आप जो है सब कुछ आप में है, और इस तरह सारा जो मसला है उसी पर डाल दिया जाता है, जिससे कि वो मज़ीद ख़ुद को ब्लेम करने लगती है। विक्टिम ब्लेमिंग की जो असल वजह होती है ये शऊर की कमी होती है कि फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनमें शऊर नहीं होता इतना कि वो उसे उस वक्त कम अज़ कम कुछ ना कहे। बाद में जब ठीक हो जाए तो उसे आराम से बिठाए, कहे कि देखो ऐसा था कि इस बार ऐसा हो गया, आइंदा ध्यान करे, तो प्यार से उसे बाद में समझाया जा सकता है। इसके अलावा जब जज के सामने उसे पेश किया जाता है तो उससे जब उल्टी सीधी सवालात होते हैं कि आपका कैसे रेप हुआ, आप उस वक्त क्या कर रही थी, आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, जब वो ख़ुद को डिपेंड करने के लिए, जो वकील जो है अपने क्लाइंट को डिपेंड करने के लिए उल्टी सीधी सवालात पूछता है, तो इससे भी सेकेंडरी इंजरीज़ लगती है। आपने मूवीज़ में देखा होगा, वो पिंक मूवी है इससे रिलेटेड की, जिसमें उसे पूछा जाता है कि आप क्यों गई थी और क्या करने गई थी और कितना टाइम लिया गया, और ये सारी सवालात उससे होते हैं, जिससे कि फ़र्क पड़ता है उसकी मेंटलिटी पर। अदर रिएक्शन ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम, जो दूसरे रिएक्शंस उसकी बॉडी और दिमाग पर पड़ते हैं वो ये है डिसोसिएशन। वो एक हाल में नहीं रहता, वो बिखरा हुआ होता है, उसके माइंड में कुछ भी खास नहीं होता, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, कुछ भी एक चीज़ उसके दिमाग में नहीं पड़ती। हाइपर विजिलेंस, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हर बंदे से मुहतात रहता है। और अवॉइडेंस, हर बंदे को अवॉइड करने की कोशिश करता है, चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करता है।
आइसोलेशन में चला जाता है, और आइसोलेशन मतलब लोगों से बात नहीं करता। एक तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, वो तो मतलब नॉर्मली उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, मिलिगेंट वगैरह। और सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि मैं मर क्यों नहीं गया, मुझे मर जाना चाहिए, रिवेंज, मुझे उसे बदला लेना चाहिए, मैं उसे मार दूंगा, मार दूंगी। सुसाइडल अटैम्प्ट्स, वो ख़ुद को मारने की कोशिश भी कर सकते हैं, कभी कभार अपनी नसें काट देते हैं। सर्वाइवल गिल्ट, जब मेरा रेप हुआ तो मुझे उस वक्त मारा क्यों नहीं गया, काश मुझे वहीं पे मार दिया होता, मैं ज़िंदा क्यों हूँ, इस तरह की बातें वो करते हैं। रिलेशनशिप एंड मैरिटल लाइफ कॉम्प्लिकेशंस, उसके जो शोहर होता है अगर वो खातून है तो उसके साथ भी उसके अनबन चलते रहते हैं, क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं होती, उसका मसला होता है, क्योंकि वो ख़ुद को इस काबिल ही नहीं समझती कि वो किस तरह से बात करने के अहल है। लैक ऑफ ट्रस्ट, किसी पर भी वो भरोसा नहीं करती, हर बंदे से उसे डर और मुसीबत किस्म की शुआएँ आती हैं। अब इनकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाए, मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ जो है ये इसके लिए काम करती है, लोगों के यहाँ जाती है, इलाकों में जो फॉर एग्ज़ाम्पल फाटा है वहाँ पर जो जंग से इफ़ेक्टेड लोग हैं उनको देखती है कि जो लोग मतलब जंग से इफ़ेक्ट हुए होते हैं वाकई उन पर भी थोड़ा बहुत इसका असर होता है। कुछ लोग जंग से स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पीपल जो होते हैं इन्हीं में कुछ लोग जो है ये इफ़ेक्टेड होते हैं कुछ ना कुछ तरह से। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, इन्हें बिठाया जाता है, साइकोलॉजिस्ट इनसे सवाल करता है प्यार से कि अच्छा ऐसा किया तो फिर ऐसा करो ना, मतलब उसे हंसाने की कोशिश करते हैं। और ह्यूमर जो है इस एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर होना चाहिए, और साइकोलॉजिस्ट खुशकिस्मती से ज़्यादातर ख़वातीन भी होती हैं जो कि ख़वातीन को बेहतर तरीके से डील कर सकती हैं। और मतलब ये केसेस भी ख़वातीन में ज़्यादा सीवियर होते हैं। अगर एक खातून मसले का शिकार बनती है या एक बच्चा बनता है तो ये मसले ज़्यादा पेश आते हैं, बिकॉज दे हैव वीक मेंटलिटी, अ लिटिल बिट वीक बट वीक। प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है इनकी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो इनका केस है उसको हल करने के बाद सबके सामने बातें शाया कर दी कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। जैसे कि जब ज़ैनब का कत्ल केस सॉल्व हुआ तो उसके अब्बू को बिठाया गया और कॉन्फ्रेंस की गई। इतना बड़ी बुरी बात तो नहीं थी, बट उसके अब्बू जो है उसको तो अपनी बेटी की याद आती होगी ना, तो इसलिए ये भी नहीं करना चाहिए था। रीइंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी में से दोबारा इंटीग्रिटी दी जाए, अपने साथ जो है शामिल किया जाए और उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाए जैसा कि वो पहले थे या थी। प्रोवाइड जस्टिस, उनको इंसाफ दिया जाए। जिसने गलत काम किया है उसको अगर आप मार देंगे या उसे सख्त से सख्त सज़ा दे देंगे तो इससे ये होगा कि कम से कम वो बंदा भी एग्जिस्ट नहीं करता, या वो सख्त से सख्त सज़ा का जो है उसे मिल चुकी है। तो इससे ये हो सकता है कि ये बंदा आइंदा के लिए होश रहे और इसकी मेंटलिटी जो है थोड़ी सी अपग्रेड हो और ज़्यादा वो जो मसला है वो ना रहे। नो विक्टिम ब्लेमिंग, इन्हें ब्लेम ना किया जाए कि सब कुछ तुम्हारी गलती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी दी जाए कि आइंदा ऐसे बंदे के सामने ये ना जाए या ऐसे बंदे का शिकार ना हो कि जो इनको मुसीबत में मुब्तला कर दे। मेडिकल एड दिया जाए इनको, इनका ख्याल रखा जाए, इनको पूरी तरह से ट्रीट किया जाए बेहतरीन अंदाज में। ये था आज का हमारा टॉपिक। अब तक के लिए इतना ही। खुश रहिए।